गुड मॉर्निंग। देखिए न्यूमेरिकल में हम उसी के आगे देखने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा कि एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर है। देखिए कह रहा कि एक बिंदु आवेश से एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर है। कितना? 450 वोल्ट प्रति मीटर है। कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? 450 वोल्ट प्रति मीटर है। तो आवेश का मान ज्ञात कीजिए। आवेश का मान ज्ञात कीजिए। देखो कभी कभी होता क्या, हमें आवेश का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो सूत्र हैं। आवेश का मान ज्ञात करने के लिए दो सूत्र है। एक सूत्र है इज इक्वल टू एफ अपान में क्यू नॉट। ये सूत्र हम कब लगाएंगे? जब हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा लगने वाला बल दिया रहेगा, तो यहाँ से हम आवेश का मान निकाल लेंगे। ठीक है। दूसरा सूत्र क्या है? इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बटा आर स्क्वायर। तीव्रता की स्थिति में ध्यान देना, तीव्रता की स्थिति में इतना होगा। बात समझना नहीं, यानी कि एक सूत्र ये है, एक सूत्र ये है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा कि एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर है। ध्यान देना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है उसका दो मात्रक है। एक होता है न्यूटन प्रति कूलम, दूसरा है वोल्ट प्रति मीटर ना। एक होता है न्यूटन प्रति कूलम। आपको देखो वोल्ट प्रति मीटर की जानकारी ना आपको विभव वाले चैप्टर में दिया जाएगा। ठीक है, जब हम वैद्युत विभव पढ़ाएंगे तो वहां पर बताएंगे। ठीक है, इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर कैसे होता है। ठीक है, निकालना भी बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? 450 वोल्ट प्रति मीटर ना, वोल्ट प्रति मीटर। आर का मान कितना दिया? 1 मीटर ना। चलिए आवेश का मान पूछ रहा है, इज इक्वल टू यानी क्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलिए इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बटा में आर स्क्वायर। ई का मान कितना है? 450 है, तो रखिए 450। इसका मान 9 × 10⁻9 क्यू। आर का मान कितना है? 1। चलिए अब यहाँ देखिए 9 × 5 = 45, यहाँ 5 यहाँ 0, तो 5 0 क्यू बटे 10⁻9 क्यू बटे में 1 का वर्ग 1 ही हो जाएगा। 75 करो तो 50 × 10⁻9 इक्वल टू क्यू। तो 5 × 10⁻8 क्यू यानी कि कूलम। यानी कि आवेश कितना हो जाएगा? 5 × 10⁻8। चलिए देखिए आगे इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है। कह रहा कि एक स्थान पर 100 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है। देखिए कह रहा एक स्थान पर कितना? 1000 ना, 1000 न्यूटन प्रति कूलम का 1000 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र, क्या वैद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है। कहाँ है? पूर्व की ओर है। चलिए 1000 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र कहाँ है?
पूर्व की ओर है। इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। देखिए इस क्षेत्र में, यानी इस क्षेत्र में मतलब इस वैद्युत क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में हाँ ऐसी वस्तु स्थित है, ऐसी वस्तु स्थित है, स्थित है जिस पर 10 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, 10 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, अधिकता है ना, 10 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा, वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा, बल की दिशा तथा परिमाण ज्ञात कीजिए, तथा परिमाण ज्ञात कीजिए। अब देखिए करा के कोई स्थान है, उस स्थान पर 100 न्यूटन प्रतिकूलाम 1000 न्यूटन प्रतिकूलाम का वैद्युत क्षेत्र है ना, यानी कि 1000 न्यूटन प्रतिकूलाम का वैद्युत क्षेत्र कहाँ लग रहा है, पूर्व की ओर। जैसे मान लो पूर्व है ना, और इसी दिशा में 1000 न्यूटन प्रतिकूलाम का वैद्युत क्षेत्र है ना। करा इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है, यानी कि कोई वस्तु है ना, इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता है। अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस वस्तु पर जो बल लगेगा ना, तो इलेक्ट्रॉनों पर जो बल लगता है वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। यानी कि वैद्युत क्षेत्र अगर पूर्व दिशा में है तो उस पर बल किधर लगेगा, पश्चिम दिशा में लगेगा ना। अगर वैद्युत क्षेत्र पूर्व दिशा में लग रहा है तो ऋणावेशित पर जो बल लगता है वो क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। अगर पूर्व की दिशा में वैद्युत क्षेत्र है तो बल पश्चिमी दिशा में लगेगा ना, बल किधर लगेगा, पश्चिम दिशा में। तो कह रहा वस्तु पर लगने वाला बल की दिशा तथा परिमाण ज्ञात कीजिए। तो दिशा किधर हो जाएगी, तो दिशा याद रखना पश्चिम हो जाएगी, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र पूर्व है तो दिशा उस पर किधर होगी, विपरीत दिशा में, यानी कि पश्चिम दिशा में हो जाएगा। क्योंकि ऋणावेशित वस्तु पर जो बल लगता है ना वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम कह सकते हैं E इक्वल टू, सॉरी पहले हम आवेश का मान निकाल लेते हैं, कितना 10⁶, तो Q बराबर N इंटू E, तो N का मान कितना है 10⁶, E का मान 1.6 गुणे 10⁻⁻19, तो E का मान कितना आ जाएगा 1.6 गुणे 10⁻30 ना, कितना हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻30। चलिए तो यहाँ से Q का मान यहाँ से Q का मान आ गया, ठीक है, यहाँ से Q का मान आ गया, तो Q का मान आ गया ना। पूछ क्या रहा है, अच्छा बल पूछ रहा है। Q का मान आ गया, बल तो वैद्युत क्षेत्र तो दिया है, E इक्वल टू कितना दिया है 1000 न्यूटन प्रति कूलम। चलिए तो E इक्वल टू F/Q0, तो E का मान कितना है 1000, बोले तो 10⁻³ लिख देते हैं 1000, यानी F/Q 1.6 गुणे 10⁻30 मल्टीप्लाई करो तो 10⁻³ गुणे 10⁻13 इंटू 1.6 इक्वल टू EF। चलिए तो यहाँ आ जाएगा हमारा, इससे हल होगा तो 1.6 गुणे 10⁻10, यानी कि EF का मान कितना आ जाएगा, इतना न्यूटन आएगा। किधर होगा, पश्चिम की ओर, किधर होगा, पश्चिम की ओर ना, बल किधर लगेगा, पश्चिम की ओर लगेगा। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, कह रहा 3 माइक्रोकूलम के किसी बिंदु आवेश से 3 माइक्रोकूलम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलम का बिंदु आवेश y में रखा है, ठीक है।
देखिए 3 माइक्रोकूलाम के किसी बिंदु आवेश से ना 3 माइक्रोकूलाम के किसी बिंदु आवेश से ना, तो 3 माइक्रोकूलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलाम का बिंदु आवेश -2 माइक्रोकूलाम का बिंदु आवेश ना -2 माइक्रोकूलाम का बिंदु आवेश y में रखा है। कहाँ रखा है? y में रखा है। चलिए y में रखा है ना, तो कह रहा है y में रखा है। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान तथा दिशा ज्ञात कीजिए ना, विद्युत क्षेत्र का मान तथा दिशा ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है कि संकेत जो कह रहा है वह बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु होगा। संकेत कह रहा है कि जहां पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु होगा। अब जैसे 3 माइक्रोकूलम का आवेश यहाँ पर -2 माइक्रोकूलम का आवेश यहाँ पर, इनके बीच की दूरी 2 मीटर, तो इसका मध्य बिंदु कहीं न कहीं 1 मीटर होगा ना। इन दोनों आवेशों से कहीं न कहीं 1 मीटर की दूरी पर इनका मध्य बिंदु होगा ना। चलिए, तो इसी पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना और दिशा भी। तो अगर ये धनावेश है तो धनावेश से विद्युत क्षेत्र किधर होता? आवेश से दूर, यानी इस दिशा में ना। अगर पॉइंट पी पर हमें निकालना है तो इस 3 माइक्रोकूलाम से विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा, और -2 माइक्रोकूलाम की अगर हम बात करें तो पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्र का जो मान होगा वो इसी की ओर होगा, इसी डायरेक्शन में। बात समझ में, उसी की ओर होगा और इसी डायरेक्शन में। चलिए, तो यहाँ पर देखिए संकेत में बता दिया है कि जो विद्युत क्षेत्र का मान हो, यानी विद्युत क्षेत्र जो आपको दिखाना है, यानी कि बताना है, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु होगा। अच्छा, अगर मध्य बिंदु न होता तब हमें दिक्कत होता कि हमें कहाँ निकाले। बात समझ में, तो कहीं के इस आवेश से भी 1 मीटर इधर, इस आवेश से भी 1 मीटर इधर। अभी ऐसा क्वेश्चन आएगा, हो सकता है, ठीक है, तो वहां पर बताया जाएगा। चलिए, तो देखिए, तो हम यहाँ से तो दूरी हो जाएगी 1-1 मीटर, दोनों से हो जाएगी ना। तो 3 माइक्रोकूलम आवेश के कारण पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्र कितनी बढ़ता ना, यहाँ लिखेंगे तो हल में 3 माइक्रोकूलम के कारण बिंदु पी पर तीव्रता ना, बिंदु पी पर तीव्रता। तो बिंदु पी पर तीव्रता किधर हो जाएगी? तो देखिए E1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q/r² ना। तो 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻⁹ Q का मान कितना है? 3 माइक्रोकूलम, तो 3 × 10⁻⁶ R यानी कि 1 का वर्ग ना। तो हो जाएगा 10×9=27 × 10⁻³ ना। 9×27 × 10⁻³ कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं E1 इक्वल टू 2.7 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम ना। चलिए, E2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4πε0 यानी 9 × 10⁻⁹ Q का मान कितना होगा? Q यानी कि आवेश, इसका -2 तो 2 × 10⁻⁶, दूरी वही 1 का वर्ग ना। तो E2 इक्वल टू हो जाएगा 9 दूनी 18 × 10⁻³ यानी कि हो जाएगा 1.8 × 4। चलिए देखिए, 1.8 × 10⁻⁴ हो जाएगा। परिणामी तीव्रता क्या होगी? परिणामी तीव्रता क्या होगी? दोनों का योगफल होगा ना, E1 + E2। चलिए देखिए,
E1 का मान 2.7 गुणे 10⁴ प्लस E2 का मान 1.8 गुणे 10⁴, दोनों को ऐड कर लेंगे या 10⁴ कॉमन करेंगे तो 2.7 1.8 यानी 4.5 गुणे 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम, यानी कि जो मान होगा 4.5 गुणे 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम होगा। अच्छा, दिशा किधर होगी? -2 माइक्रो कूलम की ओर होगी, क्योंकि धनावेश से दूर और ऋणावेश की ओर, यानी धनावेश से दूर, यानी कि अगर हम 3 माइक्रो कूलम के कारण पॉइंट पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर देखें तो 3 माइक्रो कूलम के कारण क्या होगा, इस आवेश से दूर यानी पॉइंट पी पर अगर डायरेक्शन की अगर बात करें तो इससे दूर ना, और -2 माइक्रो कूलम के कारण पॉइंट पी पर तीव्रता की बात करें तो डायरेक्शन -2 की ओर ही होगा ना। तो पॉइंट पी पर जो तीव्रता होगी ना वो क्या हो जाएगी, E1 + E2, यानी कि दोनों की दिशा क्या है, सेम है। जब दोनों की दिशा सेम है तो इस पॉइंट पर तीव्रता क्या होगी, दोनों का योगफल हो जाएगा। तो E1 + E2 का मान जो होगा 2.7 गुणे 10⁴ प्लस 1.8 गुणे 10⁴ ना, परिणामी तीव्रता 4.5 गुणे 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम होगी। चलिए 31 नंबर देखिए, इसमें करा 20/3 गुणे 10⁻⁻19। चलिए हम फिगर बना देते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो कर रहा है वो कर रहा है 20/3 गुणे 10⁻⁻19, तो 20/3 हम यहाँ पर पॉइंट पर बना लेते हैं, 20/3 गुणे 10⁻⁻19, ठीक है। 20/3 गुणे 10⁻⁻19 तथा -10 गुणे 10⁻⁻19, -10 गुणे 10⁻⁻19 ना। चलिए करा कूलम आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर है, 0.04 मीटर की दूरी पर है दोनों ना, दोनों 0.04 मीटर की दूरी पर है। इनमें को गुजरती रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। कह रहा है, पूछ रहा है इनमें को, यानी इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के ना, चलो रहने दो, 20/3 गुणे 10⁻⁻19 और -10 गुणे 10⁻⁻19, ये दोनों बिंदु आवेश हैं और दोनों आवेश एक दूसरे से 0.04 मीटर की दूरी पर हैं, ठीक है। अब आगे प्रश्न यह है कि इनमें की गुजरती रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ शून्य होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस जगह शून्य होगी, किस जगह शून्य होगी, ये प्रश्न। अगर एक 20/3 गुणे 10⁻⁻19 कूलम का आवेश है, एक -10 गुणे 10⁻⁻19 कूलम का आवेश है ना, इन दोनों आवेशों की अगर हम बीच की दूरी की अगर हम बात करें तो 0.04 मीटर की दूरी है ना, 0.04 मीटर की दूरी है। अगर इनके बीच की दूरी 0.04 की है, ये धनावेशित है, ये ऋणावेशित है, तो कहाँ पर तीव्रता शून्य होगी। देखिए न्यूट्रल पॉइंट मैंने पढ़ाया था, उदासीन बिंदु की स्थिति मैंने पढ़ाया था ना, मैंने बताया था कि उदासीन बिंदु है क्या, उदासीन बिंदु क्या है ये मैंने बताया था। चलिए तो चलिए देखिए, तो मैंने बताया था कि अगर ये प्लस है ये माइनस है ना, तो इन दोनों आवेशों के बीच में तो तीव्रता शून्य नहीं होगी ना। ये वाला क्या धनावेशित है, ये वाला ऋणावेशित है ना, एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा, तो तीव्रता उनके बीच में तो शून्य नहीं होगी ना। एक तो क्लियर है कि तीव्रता उनके बीच में शून्य नहीं होगी। जब तीव्रता उनके बीच में शून्य नहीं होगी तो कहाँ शून्य होगी, यानी कि दोनों आवेशों के बाहर, यानी कि इस साइड या तो इस साइड ना, दोनों आवेशों के बाहर में तीव्रता शून्य होगी, यानी कि या तो इस साइड शून्य होगा या तो इस साइड शून्य होगा ना, यानी कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बाहर ही तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। अच्छा,
अगर दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बाहर अगर तीव्रता शून्य होगी ना, तो हम ये देखेंगे कि बड़ा ये है कि बड़ा ये है ना। अगर 20 में 3 से अगर हम भाग देंगे तो 6 दशमलव कुछ करके आएगा ना, और ये अपने आप में 10 है, यानी कि आवेश ये बड़ा है ये छोटा है ना। तो आवेश को हमेशा छोटे वाले आवेश की यानी कि तीव्रता हमेशा छोटे वाले आवेश की ओर ही शून्य होगी ना, यानी कि बीच में तो नहीं शून्य होगा, यानी कि इस साइड शून्य होगा, यानी कि इस साइड। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी ना। अच्छा, अगर इनके बीच की दूरी क्या है, 0.04 है, तो यहाँ पर दूरी हम मान लेते हैं x ना। चलिए, तो इसके कारण मान लेते हैं तीव्रता E1 ना इसकी तरफ होगा, ये अपनी तरफ खींचेगा क्योंकि माइनस है तो अपनी तरफ खींचेगा। अब इसके कारण तीव्रता मान लेते हैं E2 यानी दिशा में, ये धनावेशित है यानी दूर धकेलेगा ना। इतनी बातें समझ में आई। चलिए, तो यहाँ पर तीव्रता हमें शून्य करना है, तो इस वाले आवेश से दूरी x मान लिया है, तो इस वाले आवेश से दूरी 0.04 प्लस x हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हल में कि उदासीन बिंदु के लिए क्या लिखेंगे, उदासीन बिंदु के लिए, अगर उदासीन बिंदु की अगर हम बात करेंगे ना, उदासीन बिंदु के लिए तो क्या लिखेंगे, E1 बराबर E2, क्या लिख देंगे, E1 बराबर E2 ना। चलिए बहुत ज्यादा, यहाँ पर इससे यह दूरी कितनी थी, 0.04 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई थी x, तो ये 20/3 है। चलिए, E1 बराबर E2, E1 इसके कारण मैंने लिखा ना, तो यहाँ लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों, यानी कि 10 गुणे 10 घाते -19 बटे में r कितना होगा, 0.04 प्लस x का वर्ग बराबर E2, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 20/3 गुणे 10 घाते -19 ना r, यानी कि x का वर्ग। अच्छा, अगर देखेंगे तो 10 घाते माइनस से ये कट जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से ये कट जाएगा, तो 10/0.04 प्लस x का वर्ग बराबर 20/3, यहाँ पर 1/x का वर्ग, 0 से 0 कट जाएगा ना, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पर हम भेजेंगे 3 को, तो 3/0.04 प्लस x का वर्ग बराबर चलिए तो हो जाएगा 2/x का वर्ग, या इसको हम लिख सकते हैं कौड़ी में 3/0.04 प्लस x, या लिख सकते हैं कौड़ी में 2/x, मल्टीप्लाई करो इसका यहाँ, तो हो जाएगा x कौड़ी में 3, यहाँ आ जाएगा बराबर कौड़ी में 2 0.04, कौड़ी में 2 गुणे 0.04, ये कौड़ी में 2 x गुणे में 75 करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा हमारा x कौड़ी में 3 माइनस कौड़ी में 2 x बराबर आ जाएगा कौड़ी में 2 का मान 1.41 गुणे में 0.04। अगर x कौड़ी में 3 x कौड़ी में 2, तो x का मान करेंगे 1.73 माइनस 1.41 बराबर आ जाएगा 1.41 गुणे 0.04। अगर हम यहाँ पर 1.73 में से 1.41 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1.73 माइनस 1.41, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 3, 0.32 ना, 0.32। तो चलिए देखिए, इसको घटाने पर आया 0.32,
यहाँ पर 0.04 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए, अगर हम इसको 141 लिखें और इसको हम लिखें 4, तो कहीं ना कहीं हम लिख सकते हैं 141 गुणे 4। यहाँ पर आ जाएगा 2 और 2 कितना आ जाएगा 10 घाते -4 ना। अच्छा, इससे अगर हम मैनेज करें, अगर हम इससे मैनेज करें तो आ जाएगा, यहाँ पर देखिए यक्स गुणे 32 बराबर 141 गुणे 4 गुणे 10 घाते -2 ना। अगर इससे हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 10 घाते -2, यहाँ 10 घाते -4। अच्छा, अब देखो तो 4 8 32, तो यक्स गुणे 8 बराबर 141 गुणे 10 घाते -2। अब अगर हम 141 में 8 से भाग दे देते हैं, 141 में अगर हम 8 से भाग देते हैं तो कितना आएगा, 8 का 8 6 ना, 8 का 8 तो यहाँ 6 आएगा, यहाँ पर 8 7 56 ना, तो यहाँ पर आएगा 8 7 56 यानी कि 5। फिर मान लो और कुछ आएगा, मान लो 10 में बढ़ाते हैं 0 ना, तो कहीं न कहीं आ जाएगा हमारा 8 छंग 48 ना, तो यही आएगा 8 छंग 48। या अगर आगे फिर नहीं कटाना तो 7 बार यह लिख सकते हो, ठीक है। तो 0 यानी कि 176 आ जाएगा ना। अगर हम यहाँ पर दशमलव अगर लगाते हैं 17.6 यही आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसको कटाने के बाद तो यक्स बराबर आ जाएगा 17.6 गुणे 10 घाते -2। अगर 10 घाते -2 को नीचे लाते हैं तो आ जाएगा 0.176 मीटर, 0.176 मीटर ना, 0.176 मीटर, यानी कि यहाँ से इसकी दूरी कितनी हो गई 0.176। ठीक है ना, इजीली सॉल्व किया गया है, आप समझ सकते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर देखिए यहाँ से मैंने मल्टीप्लाई किया इसको, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो यस कॉडिंग 3 इक्वल टू कॉडिंग 2 गुड़े 0.04 प्लस कॉडिंग 2x ना। इसको मैंने इस साइड पर छाता कर एक्स कॉडिंग 3 माइनस कॉडिंग 2x 1.4 गुड़े 0.04 ना। इसको मैंने यहाँ पर वैल्यू रखा, सिर्फ 2 ही अंक रखा है ना, आप 3 अंक भी रख सकते हो, तो वैल्यू थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 1.0176 से 178 हो जाएगा ना। तो जैसा भी आपको समझ में आए आप उस हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है, बट हल ऐसे ही करना है। चलिए, करा 1000 माइक्रोकुलाम के विपरीत प्रकृति वाले विद्युत आवेश परस्पर 2 मीटर पर स्थित है। इनको मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु पर तथा दोनों आवेशों से समान 4 मीटर पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्रों का परिकलन कीजिए। चित्र की सहायता से परिणामी क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। चलिए, करा 1000 माइक्रोकुलाम, ठीक है, करा 1000 माइक्रोकुलाम के विपरीत प्रकृति वाले विद्युत आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। चलिए,
एक मान लेते हैं यहाँ पर 1000 माइक्रोकुलाम का धनावेश होगा, तो यहाँ पर 1000 माइक्रोकुलाम का ऋणावेश होगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है 1000 माइक्रोकुलाम के विपरीत प्रकृति वाले वैद्युत आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये लो 2 मीटर की दूरी हो गई ना। 1000 माइक्रोकुलाम के विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश हैं ना, और दोनों आवेश एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो 2 मीटर की दूरी पर हो गया। इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर तथा दोनों आवेशों से समान दूरी 4 मीटर पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन कीजिए। चलिए पहले हम इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, पहले इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर हम तीव्रता निकाल लेते हैं, यानी पॉइंट पी पर। यहाँ पर पहले निकाल लेते हैं ना इन दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर। चलिए अच्छा, उसके बाद दोनों आवेशों से 4 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमें परिकलन करना है ना। फिर दोनों आवेशों 4 मीटर की दूरी पर निकालेंगे। पहले हम दोनों आवेश, प्रश्न ये है कि दोनों आवेश एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर है, और विपरीत प्रकृति का मतलब एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा ना। फिर इन दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर निकाल लेते हैं तीव्रता। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 1000 माइक्रोकुलाम के कारण पॉइंट पी पर तीव्रता है, ये लिखेंगे प्लस 1000 माइक्रोकुलाम आवेश से बिंदु पी पर तीव्रता, बिंदु पी पर तीव्रता। अच्छा, तो बिंदु पी जो है दोनों आवेश 2 मीटर दूरी पर है, तो यहाँ से इसकी दूरी क्या होगी 1 मीटर ना, और यहाँ से इसकी दूरी 1 मीटर ना। चलिए तो इसके कारण तीव्रता इस दिशा में होगी ना, तो लिखेंगे E1 = 1/4πε यानी 9 × 10⁻⁹ 1000 माइक्रोकुलम यानी 1000 × 10⁻⁶ दूरी 1, तो E1 = कितना आ जाएगा देखिए 10⁻6 और 10⁻3 10⁻9 ना 10⁻12, तो 9 × 10⁻, यहाँ पर 12, फिर यहाँ आ जाएगा 10⁻⁶ ना, तो यहाँ आ जाएगा E1 = 9 × 10⁻6 न्यूटन प्रति कूलम ना। चलिए तो E2 बराबर भी उतना ही आ जाएगा ना, दूरी वही है, आवेश क्या है निगेटिव है, तो दिशा इसी दिशा में होगी ना। तो यहाँ जाएगा 9 × 10⁻, कितना आ जाएगा 6 न्यूटन प्रति कूलम। यहाँ लिखेंगे आवेश से दूर ना, आवेश से दूर लिखेंगे क्योंकि प्लस के कारण है ना, यहाँ होगा आवेश की ओर ना, क्योंकि माइनस के कारण है ना। अच्छा, तो परिणामी तीव्रता क्या होगी, परिणामी तीव्रता, तो परिणामी तीव्रता की अगर हम बात करें तो E = E1 + E2, तो परिणामी तीव्रता मान लेते कुछ और आएगा ना, तो E के बराबर मान लेते, तो E1 का मान कितना है, E1 का मान है 9 × 10⁻6 प्लस E2 का मान क्या है 9 × 10⁻6, जोड़ देंगे तो 18 × 10⁻6 आएगा, यानी कि 1.8 × 10�7 न्यूटन प्रति कूलम, 1.8 × 10�7 न्यूटन प्रति कूलम, ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब जो कह रहा है कि दोनों आवेशों से 4 मीटर की दूरी पर ना, दोनों आवेशों से 4 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना है। तो फिगर की सहायता की अगर हम बात करें तो चित्र की सहायता यानी किस प्रकार बनेगा, कुछ चित्र पहले वाले के लिए, अब दूसरे वाले के लिए हम देखते हैं। चलिए, तो दोनों आवेशों से 4 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना है, तो इस वाले आवेश से भी इस वाले आवेश से भी। चलिए तो यहाँ पर देखिए हम मान लेते हैं इस वाले आवेश से 4 मीटर की दूरी ये है न, कुछ इस प्रकार मान लेते पॉइंट M। इस वाले आवेश से भी जो दूरी है वो 4 मीटर की है, मान लेते हैं इस प्रकार होगा। अच्छा, अगर प्लस 1000 माइक्रोकुलाम के कारण तीव्रता इस पॉइंट पर अगर हम बात करें तो इस डायरेक्शन में होगा, मान लेते हैं ना। और यहाँ पर देखिए 1000 माइक्रोकुलाम के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो मान लेते हैं E2 माइनस वाला आवेश है, तो इस प्रकार होगा। अच्छा, ये 1000 माइक्रोकुलाम का आवेश जो पॉइंट M पर तीव्रता की जो डायरेक्शन की बात कर रहा है ना, वो इस डायरेक्शन में यानी इस दिशा में धक्का मारेगा ना, और माइनस 1000 माइक्रोकुलाम का आवेश पॉइंट M पर तीव्रता यानी कि अपनी तरफ खींचेगा ना, ये दूर मारेगा
और ये अपनी तरफ खींचेगा ना, तो परिणामी तीव्रता कहीं न कहीं इनके बीचों बीच आएगी ना, परिणामी तीव्रता जो होगी कहीं न कहीं इनके बीचों बीच आएगी। तो यहाँ पर समझिएगा, देखिए अगर हम यहाँ से अगर यहाँ पर मिलाएं तो ये मध्य बिंदु होगा ना, यहाँ से अगर हम यहाँ पर मिलाएं, मान लेते हैं यहाँ पर पॉइंट ओ मान लेते हैं ना, तो जो मध्य बिंदु होगा कहीं न कहीं बिल्कुल बीचों बीच, यानी कि यहाँ पर करेगा मध्य बिंदु बिल्कुल बीचों बीच, क्योंकि यहाँ से दूरी ये है 4 और यहाँ से ये दूरी है 4 ना, तो दोनों जगह से जो दूरी है वो 4 है, यानी कि त्रिभुज कैसा बनेगा, समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा ना, समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा ना। अगर समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा तो कहीं न कहीं अगर इसको हम यहाँ पर मिलाएंगे तो बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर काटेगा ना, पॉइंट ओ पर। चलिए तो मान लेते हैं यहाँ से इसका जो झुकाव होगा थीटा, यहाँ से जो इसका झुकाव होगा थीटा, तो अगर हम तीव्रता की अगर बात करें तो इनके बिल्कुल बीचों बीच से जाएगा, अगर बिल्कुल बीचों बीच से होकर जाएगा तो ये वाली लाइन इसके क्या होगी, समांतर होगी ना, ये वाली जो लाइन होगी वो बिल्कुल आधार वाले के क्या होगी, समांतर होगी। तो कोण थीटा यहाँ पर है तो यहाँ पर भी कोण कितना बन जाएगा, थीटा ना। अच्छा अब यहाँ पर देखिए ये समांतर है तो ये भी समांतर है, यहाँ पर अगर कोण थीटा है तो यहाँ पर भी कोण क्या हो जाएगा, थीटा। कैसे, ये कोण संगत कोण के कारण तो ये कोण एकांतर कोण के कारण, तो टोटल कोण कितना बन जाएगा, 2 थीटा बन जाएगा। फिगर समझ में आ रहा है नहीं, टोटल कोण का क्या बन जाएगा, 2 थीटा बन जाएगा। बात समझना नहीं, फिगर समझ में आ गया। अच्छा फिर यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखिएगा आगे हम क्या करने वाले हैं, 1000 माइक्रोकूलम के कारण पहले पॉइंट m पर तीव्रता निकाल लेते हैं ना, तो यहाँ लिखेंगे 1000 माइक्रोकूलम आवेश के कारण 1000 माइक्रोकूलम आवेश के कारण बिंदु m पर तीव्रता, तो 1000 माइक्रोकूलम के कारण बिंदु m पर तीव्रता क्या होगी, E1 इक्वल टू ना, आवेश 1000 है तो 9 × 10⁻9 न, क्यों 1000 यानी कि 1000 × 10⁻6, दूरी कितनी है 4 है तो 4 का वर्ग, चलिए 4 का वर्ग 16, तो E1 इक्वल टू क्या होगा 10⁻9 10⁻6 तो 10⁻3, तो 9 गुणे कितना आ जाएगा 10⁻3 ना, 1000 बटे में 16। अच्छा 4 से कटाते हैं, पहले 4 से कटा देंगे, 1000 है तो 4 चौक 16, 1000 कटाएंगे 250 ना। चलिए फिर हम कटाते हैं, मान लो 2 से, यह कितना आ जाएगा 125, यहाँ पर 2 आ जाएगा ना, यहाँ फिर 2 से मैंने कटाया 125, फिर 2 से कटाएंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 62.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 62.5। चलिए देखिएगा 62.5, चलिए तो E1 इक्वल टू कितना आया 9 × 10⁻3 × 62.5। अच्छा अगर हम 1 0 देंगे तो 625 आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा 625, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 9 × 625 × 10⁻2, इसको गुणा करते हैं 625 में हम किससे गुणा करते हैं 9 से, 9 × 5 = 45, हासिल लगा 4, 9 × 2 = 18, 4 = 22, हासिल लगा 2, 9 × 6 = 54, 54 2 56 ना, 9 × 5 = 45, हासिल लगा 4, 9 × 2 = 18, 4 22 ना, हासिल लगा कितना 2, तो 9 × 6 = 54 2 56, 5625, तो E1 इक्वल टू आ जाएगा 5625 × 10⁻2, यहाँ दशमलव लगा देते हैं तो E1 इक्वल टू आ जाएगा 5.625 × 10⁻5 न्यूटन प्रति कूलम ना। अच्छा E1 का मान भी उतना आएगा तो E2 का मान भी उतना ही आएगा, बस ये आवेश से दूर होगा, ये वाला क्या होगा आवेश से दूर होगा ना, ये आवेश से दूर होगा ना। अच्छा और E2 बराबर जो आएगा हमारा
5.625 ही आएगा, गुणे 10⁵5 न्यूटन प्रति कूलम। ये जो मान आएगा आवेश की ओर आएगा ना, ये वाला जो मान आएगा आवेश की ओर आएगा। ध्यान देना, ये वाला मान आवेश से दूर होगा, ये वाला जो मान होगा आवेश की ओर होगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से देखेंगे ये इतना इंटेंसिटी ये इस डायरेक्शन में लेगा और इतना इंटेंसिटी ये इस डायरेक्शन में लेगा। यहाँ पर हम इसी प्रकार लिख सकते हैं, लिखना है तो इसी प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए, अब क्या होगा, परिणामी तीव्रता जो होगी, परिणामी तीव्रता क्या होगी, परिणामी तीव्रता इस दोनों सेम है ना, तो कहीं कहीं बिल्कुल बीचों बीच होगा। तो परिणामी तीव्रता यहाँ से हम निकाल लेते हैं। चलिए, अब देखिए एक ही बिंदु पर ना दो इंटेंसिटी विपरीत दिशाओं में नहीं है ना, भिन्न भिन्न दिशाओं में है ना। जब भिन्न भिन्न दिशाओं में है ना, एक ही पॉइंट पर दो इंटेंसिटी भिन्न भिन्न दिशाओं में है, तो परिणामी मान निकालने के लिए हमारे पास जो तरीका होता है वो ये है, E=E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर ना, प्लस 2E1 इंटू E2 ना, कास थीटा। कास थीटा की जगह कितना है, 2 थीटा है, तो 2 थीटा हो जाएगा ना, 2 थीटा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें तो E1 और E2 क्या है, बराबर है दोनों। यहाँ लिख सकते हैं E1 बराबर E2 बराबर E मान लेते हैं। E1 E2 आपस में क्या है, बराबर है, तो दोनों को E मान लेते हैं ना, या दोनों को सॉरी x मान लेते हैं, E तो निकालना ही है ना। चलिए, तो x का वर्ग प्लस 2x इंटू एक्स ना, 2x इंटू एक्स कास 2 थीटा। तो चलिए देखिए, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर 2x² प्लस ना 2x² इंटू कास 2 थीटा। 2x² कॉमन हो जाएगा हमारा ना, यहाँ पर हम 2x² कॉमन कर लेंगे, तो 2x² कॉमन, तो यहाँ जाएगा 1 प्लस कास 2 थीटा। तो कास 2 थीटा का सूत्र क्या होता है, कास 2 थीटा का सूत्र क्या होता है, 2 कास स्क्वायर थीटा -1, ये कट जाएगा ना। तो यहाँ से देखेंगे दोनों का मान क्या सेम है, मिटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए, तो 2 दूनी 4 ना, 4x² इंटू कास स्क्वायर थीटा ना, तो ये भी स्क्वायर से सब बाहर हो जाएगा, तो 2x ना स्क्वायर से अगर हम देखें तो सब बाहर होगा, ये 2x बाहर होगा, ये कास थीटा बाहर होगा। तो कास थीटा का मान अगर निकालें, ध्यान देना है थीटा है, तो कास थीटा बराबर आधार बटा कड़ होता है, आधार बटा कड़। आधार के रूप में क्या है 1 और कड़ के रूप में क्या है 4 ना। चलिए, तो E=2 इंटू एक्स का मान क्या है, एक्स का मान देखा जाए तो 5.625 गुणे क्या है 10⁵5, क्योंकि E1 E2 दोनों को एक्स के बराबर माना था ना। तो यहाँ लिखेंगे एक्स का मान 5.625 गुणे 10⁵5 और कास थीटा का मान क्या, आधार बटा कड़ यानी 1/4। तो यहाँ से देखिए कटा देंगे तो 2 आ जाएगा नीचे, तो 5.625 गुणे 10 कितना हो जाएगा 5 बटे में क्या हो जाएगा 2 ना, बटे में कितना हो जाएगा 2। अच्छा, तो हम 56 और 25 को 2 से भाग दे देते हैं, 56 और 25 को 2 से भाग दे देते हैं ना। 56 25 को 2 से भाग दो, अगर 2 से भाग देंगे 2 दूनी 4, हंसी लगा 1 6, 2 और 16 ना, तो 2 उतारेंगे ना, यहाँ पर 2 1 का 2 कट जाएगा ना, फिर 5 उतारेंगे, 2 दूनी 4, तो 0.5 यानी कि 28 12.5। तो दशमलव देखिए पहले से यहाँ पर लगा था, तो दशमलव कुल मिला कर यहाँ पर लग जाएगा ना, दशमलव कुल मिला कहाँ लगे, यहाँ पर 2.8125। तो इसको हम कटाएंगे तो लगभग देखा जाए तो 2.8 ही ज़्यादा मतलब सूटेबल है। तो यहाँ लिख सकते हैं 2.8 गुणे ना, क्योंकि 2.8 के बाद देखिए 1 है फिर 2 है, तो बहुत ज़्यादा तीव्रता में फर्क नहीं है,
तो 2.8 गुणे 10 घात क्या लिख सकते हैं, 5 न्यूटन प्रति कूलाम। बताइए, मैथमेटिक्स अच्छे समझ में आ गए ना। E1 बराबर E2 बराबर हमने क्या मान लिया था, एक। तो यहाँ पर भाग देने पर क्या जाएगा, लगभग 2.812। आपको अगर लिखना तो लिख सकते हैं 2.812 गुणे 10 घाते 5 न्यूटन प्रति कूलाम। यानी कि जो तीव्रता आई है हमारी ना, एग्जैक्टली तीव्रता क्या आई है, 2.8125 गुणे 10 घाते 5 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है। ना, तो ये आया आपका दिशा। दिशा आप देख सकते हैं, दिशा किधर है, यानी कि आधार के समांतर ना, आधार के समांतर तथा ऋणावेश की ओर, क्योंकि ऋणावेश हमारा यहाँ पर है, आधार के समांतर भी है। तीव्रता किधर बता रहा, बताओ, ये इसके समांतर, और दिशा किधर होगी, आवेश यानी कि ऋणावेश की ओर। ये आपका रहा। चलिए बस करिए। अब देखिए कुछ क्वेश्चन और बचे हैं आपके ना, कल कोशिश होगी कि पूरा कर दिया जाए।